स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएच स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है सत्ता के न्याय केंद्र। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो है 5वें पार्ट की वीडियो है और ये आपका लास्ट पार्ट की वीडियो है। इसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसे देखिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाके उसे देखिए, तभी आपको ये 5वें पार्ट की वीडियो समझ में आएगी। तो बेसिकली मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है इस चैप्टर में, मैंने आपको बता रखा है इस चैप्टर में हमें दो ही चीज़ें पढ़नी है। पहला है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें कुछ नेशंस के बारे में पढ़ने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने आपको बता रखा है, ऑर्गेनाइजेशंस में हमने पढ़ा था आसियान के बारे में, सार्क के बारे में, ब्रिक्स के बारे में और यूरोपीय यूनियन के बारे में। इन 4 क्षेत्रीय संगठनों के बारे में हमने पढ़ाएगा, लेकिन इनमें से केवल और केवल 2 ही ऐसे क्षेत्रीय संगठन हैं जो कि सफल क्षेत्रीय संगठन कहलाते हैं। कौन कौन से? तो यूरोपीय यूनियन और आसियान, यही 2 ऐसे क्षेत्रीय संगठन हैं जो कि सफल क्षेत्रीय संगठन कहलाते हैं। अब मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो भी वाद विवाद होता है, पहली बात तो वो बहुत ही कम वाद विवाद होते हैं। दूसरी बात, इनके बीच में जो भी वाद विवाद होता है उनको बातचीत के माध्यम से सुलटा लिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है उसको। ठीक है, लेकिन बात की जाए ब्रिक्स के बारे में तो आप जानते हैं ब्रिक्स में 5 मेंबर्स शामिल हैं, जिसमें से भारत और चीन भी इसका मेंबर है। और आप जानते हैं भारत और चीन के रिलेशन कितने ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, चाहे वो सीमा को लेकर विवाद हो या फिर क्षेत्रीय विवाद हो, तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टकराव बने रहते हैं। बात की जाए शार्क क्षेत्रीय संगठन की, तो आप जानते हैं कि शार्क में जो है 8 मेंबर्स शामिल हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है ये सब। तो शार्क में भी आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में कितना ज़्यादा वाद विवाद होता रहता है, जिसके कारण ये जो है शार्क भी एक क्षेत्रीय संगठन, सफल क्षेत्रीय संगठन नहीं बन पाया। ठीक है, तो यही 2 क्षेत्रीय संगठन थे जो कि एक सफल क्षेत्रीय संगठन बने। अब बात करते हैं नेशंस में। तो नेशंस में मैंने आपको पढ़ा रखा है रूस के बारे में, इजराइल के बारे में, दक्षिण कोरिया के बारे में, जापान के बारे में, इंडिया के बारे में, और इन्हीं में से एक और है जिसका नाम है चीन। तो चीन के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये जो चीन है ये तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति हैगी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, पहला है आसियान, दूसरी है यूरोपीय यूनियन और तीसरी हैगी आपकी चीन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को पढ़ेंगे कि चीन का किस प्रकार इसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान होता है और चीनी क्रांति क्या है, भारत और चीन के बीच में इसके कैसे रिलेशंस हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलते रहे। मैंने अभी आपको बताया था जो शक्ति के मामले में देखी जाए तो ये तीसरी सबसे बड़ी केंद्रीय शक्ति है चीन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा क्षेत्रफल है। और मैंने आपको बता रखा है जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो ये पहले नंबर पे आता है, और क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो ये चौथा सबसे बड़ा देश है। और तो और चीन के बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बता दे रहा हूँ कि चीन को जो है 21वीं सदी से पहले, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है इसे चीन को कहा जाता था पूर्व का तरबूज भी कहा जाता था, जिससे हर कोई आके खा जाता था। यानी कि इस पे बहुत सारे विदेशी आक्रमण आके इस पे राज कर रखे हैं। ठीक है, और तो और नेपोलियन ने इसके संदर्भ में एक कथन कहा था, मैं आपको साझा करना चाहूँगा आपके सामने। इन्होंने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था अपने टाइम में कि जो चाइना है ये एक सोता हुआ दैत्य है, दानव होगा, अगर ये उठ गया तो ये पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। और आज हम इसे देख भी सकते हैं, ये जो कथन है बिल्कुल सही सिद्ध हुआ है आज के टाइम पे। आज जो है चीन जो है एक बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन के आ चुका है हमारे सामने। तो मैं आपको बता दूं, पहले चीन की अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। चीन जो है अभी कुछ समय पहले 1978 की बात की जाए तो 1978 के बाद ही चीन ने अपने विदेशी व्यापार के जो द्वार थे उसे खोले थे, और 1978 के बाद ही चीन का अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ था। इससे पहले जो है चीन जो है विदेशी नीति में शामिल नहीं था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है चीन जो था वो व्यापार में शामिल नहीं था। जैसे ही 1978 की बात की जाए तो जो चीन है उसकी अर्थव्यवस्था अचानक ही बढ़ जाती है, उसकी जो है आर्थिक विकास होने लगता है। क्यों? क्योंकि 1978 में जो है चीन है वो अपने मुक्त व्यापार की नीति को लागू कर देता है, अपने मुक्त व्यापार की नीति को अपना लेता है। किसके नेतृत्व में अपनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो मुक्त व्यापार की नीति है जो कि चीन में अपनाई जाती है, तो वो जो है इसके जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे, जो शासक थे, जिनका नाम था डेंग शियांगओपिंग। ये थोड़ा चाइनीज़ नाम है इसलिए आपको थोड़ा
अजीब लग रहा होगा, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में चीन में 1978 में मुक्त व्यापार की नीति अपना ली जाती है। और तो और मैं आपको बता दूं, इसके अपनाने के बाद जो क्या होता हैगा, जो आपका चीन हैगा ये विश्व व्यापार में शामिल हो जाता है और चीन की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका तेजी से विकास होता हैगा और इसका जो प्रभाव है वो हमें विश्व भर में देखने को मिलता हैगा। आज की बात की जाए तो आज जो है चीन एक इतना बड़ा विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है जिसका अंदाजा जो है आप नहीं लगा सकते कितनी बड़ी महाशक्ति ये बन चुकी है। तो बात की जाए 1978 से ही जो है एक विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में उभरता हैगा। तो कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है? तो इसमें सबसे पहला कारण हैगा विशाल जनसंख्या। आप जानते हैं कि विशाल जनसंख्या, चीन की जो जनसंख्या है वो पहले नंबर पे आती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसकी जनसंख्या है। विस्तृत भूभाग आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल के मामले में भी ये चौथा सबसे बड़ा देश है। प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैंगे, क्षेत्रीय अवस्था भी इसकी और राजनीतिक प्रभुत्व यानी राजनीतिक विचारधारा भी इसकी काफ़ी सटीक है, ठीक है। अगर बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में जो है इसे पूर्वी एशिया का इंजन भी कहा जाता हैगा, पूर्वी एशिया के विकास का इंजन कहा जाता हैगा, ठीक है। चाइना जो एक इंजन हैगा और जो अन्य देश हैं वो इसके डब्बे के समान हैंगे, जब इंजन चलता है तभी डब्बे चलते हैं। तो और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक जो है ये विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा और ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, ये अनुमान लगाया जाता है। तो अब जानते हैं इसके किस प्रकार इसका जो है विकास होता है, इसकी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, इसको हमें सबसे पहले समझना है, ठीक है। तभी तो हम कहेंगे कि ये 2040 तक जो है एक विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता है। तो कैसे? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो चीन हैगा, मैंने अभी आपको बताया था, जो चीन है वो शुरुआत में जो है विश्व व्यापार जो व्यापार था उसमें शामिल नहीं था। 1978 में चीन ने जो है मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी और विश्व में जो है अपना व्यापार फैलाया था। मैंने आपको बताया था मुक्त व्यापार की जो नीति हैगी वो डेंगे के द्वारा अपनाई गई थी और इनका माना जाए, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो चीन है वो 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। मैंने अभी आपको ये सब बता रखा है, ठीक है, तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें समझना है इसका उत्थान किस प्रकार होता है, इसकी स्टार्टिंग किस प्रकार होती है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है कि माओ के नेतृत्व में, ठीक है। माओ के नेतृत्व में जो है चीन का विकास होता है। कैसे होता है? तो माओ के नेतृत्व में जो है 1949 में जो एक चीनी क्रांति होती है, जिससे चीनी क्रांति या फिर 1948 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो माओ होते हैं और जिनका नाम है माओ जेटोंग, ठीक है, इनका माओ जेटोंग जो है इनका पूरा नाम है, जिनके नेतृत्व में चीन का जो है विकास होता है, चीन में जो है चीनी क्रांति होती है। इसके द्वारा क्या होता है, माओ के नेतृत्व में जो है चीन में चीनी क्रांति होती है, जिसके कारण जो है चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है, साम्यवादी विचारधारा की स्थापना होती है, ठीक है। और इन्होंने अपना एक सिद्धांत भी दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि ना ही दुनिया से सहायता लेनी है और ना ही दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देना है। इनका यही मानना था कि जो चीन हैगा उसको अपना विकास जो है अपने दम पे करना चाहिए, ठीक है। हमें जो है दूसरे देशों से ना ही सहायता लेनी है और ना ही दूसरे देशों को व्यापारियों को अपने चीन में घुसने देना है, ठीक है। हम जो करेंगे वो अपनी खुद की मेहनत से करेंगे। लेकिन जैसे इन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया तो इनके सामने बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। कौन कौन सी समस्याएं, तो उनको हम देखते हैं। तो माओ के नेतृत्व में जो है चीन में साम्यवादी क्रांति होती है, जिसके कारण जो है चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाती है। और जो चीन है, मैं आपको बता दूं, पहले जो चीन था वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश था, ठीक है। इसके पास जो है विदेशी मुद्रा की बात की जाए तो इसके पास विदेशी मुद्रा भी बहुत कम थी। इसने क्या किया, माओ के नेतृत्व में क्या हुआ, माओ ने क्या किया, खेती से, ठीक है, और जो खेती होती थी ये परंपरागत तरीके से होती थी। तो माओ ने क्या किया, जितनी भी खेती से जो जमा पूंजी थी, जो भी पूंजी निकलती थी, उसको सरकारी कंट्रोल के अंडर में रह के इसे जो है उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि माओ का मानना था कि अगर हमें चीन का विकास करना है तो उसके उद्योगों का विकास करना जरूरी है। अगर उद्योगों का विकास नहीं होगा तो चीन का विकास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसने जो भी खेती से जो भी पूंजी बचती थी उसको उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया और अपने सभी संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया। तो जो चीन था उसने पूंजीवादी दुनिया से अपना पूरी तरह से रिश्ते तोड़ दिए थे और अपनी साम्यवादी शासन व्यवस्था को संभालने लगा था। तो जब चीन में चीनी क्रांति होती है, जब चीन में साम्यवादी दल की स्थापना होती है, साम्यवादी शासन आ जाता है, तो उस समय जो है रूस भी, आप जानते हैं कि रूस भी एक साम्यवादी देश है। तो रूस ने भी उसकी बहुत ही ज़्यादा विचार को बहुत ही ज़्यादा एडवाइस दी थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सहायता भी दी थी उस समय। और जो चीन ने क्या किया था, अपनी पूंजी खेती से जो पूंजी निकाल के अपनी सभी संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया ताकि चीन का विकास किया जा सके। मैं आपको बता दूं, लेकिन साम्यवादी नीति को अपनाने के बाद भी इनके सामने बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है कि कौन कौन सी। तो पहली समस्या ये उत्पन्न होती है क्योंकि जो चाइना था, जब उस समय जब वो
जब चीनी क्रांति हुई थी तो उस समय उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो उतनी जो है सुदृढ़ नहीं थी, यानी कि उतनी मजबूत अर्थव्यवस्था इसकी नहीं थी। तो उस समय जो है इसके पास ना ही विदेशी मुद्रा थी, ठीक है, और इसके उद्योगों का भी विकास नहीं होता। इसकी जो खेती होती थी वो परंपरागत तरीके से होती थी, जिसके कारण जो है वो वहाँ की उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। और तो और चीन के पास अपना खुद का एक बाजार भी नहीं था, जिसके कारण वो विकास कर सके। और उसकी जो जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही थी तो वो भी उसके विकास में एक बाधा उत्पन्न कर रही थी, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं उसके सामने उत्पन्न हो रही थी। तो ऐसे में चीन को और माओ को ये समझ में आ गया कि अगर हमें चीन का विकास करना है तो केवल और केवल साम्यवादी विचारधारा से, साम्यवादी शासन के द्वारा चीन का विकास नहीं हो सकता है। तो हमें साम्यवादी के साथ साथ जो है पूंजीवादी को भी लेके चलना है। इन्हें समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी में भी एक साइकिल पे ये चीन लिखा हुआ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आपके एनसीईआरटी में भी ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर चीन का प्रयोग, साइकिल का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्योंकि चीन में जो है सबसे ज़्यादा साइकिल यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा साइकिल का उत्पादन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर चीन को जो है एक साइकिल के रूप में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया था कि चीन ने समझ लिया कि अकेला साम्यवादी शासन ही जो है चीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है, चीन को एक विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं उभार सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको हथौड़ा और ये दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक साम्यवादी शासन का एक प्रतीक हैगा। और आपको यहाँ पर पिछड़ा जो टायर हैगा वो आपको दिखाई दे रहा है डॉलर, ठीक है, डॉलर का, जो कि दिखा रहा हैगा पूंजीवादी को। तो ये चाइना की जो साइकिल है ये दिखा रही है चाइना की साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा को, कि चाइना ने जो है साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों ही विचारधारा को अपना लिया है, और ये जो है चाइना के दोहरेपन को दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या होता है जब चाइना को समझ में आ जाता है कि हमारा जो विकास है वो केवल साम्यवादी शासन से नहीं हो सकता है, तो चाइना ने क्या किया, साम्यवादी के साथ साथ जो है पूंजीवादी को भी अपनाया और जो है विश्व व्यापार में जुड़ गया। तो इसी को कहा जाता है चाइना की नई आर्थिक नीति कहा जाता है इसी को, जो चीन में जो सुधार होने शुरू हो गए जब उसने पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपनाया। तो ये जो सुधार होने लगे ये 1970 के दशक से शुरू होने लगे और चीन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ जो है संबंध स्थापित करे और अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद की नीति को ख़त्म किया। अब राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद की नीति क्या थी? जो हमने आपको बताया था माओ की नीति, जिसमें उसने कहा था कि हमें ना ही दुनिया से सहायता लेनी है और ना ही दुनिया के व्यापारियों को चाइना में घुसने देना है, यानी कि उसे जो है एकांत रहना है, अकेले ही रहना है, अकेले ही विकास करना है। तो उसको समझ में आ गया कि अकेले चीन का विकास नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए और विश्व व्यापार में शामिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 1973 में पीएम, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था चाओ एन लाइन, ठीक है, इनका नाम है, इन्होंने केवल और केवल अपने चीन के विकास के लिए, आधुनिकीकरण के लिए केवल 4 चीज़ों पे फोकस किया। पहला है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेना और चौथा है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसने केवल इन्हीं 4 चीज़ों पे फोकस किया और अपने अर्थव्यवस्था का उत्थान किया। तो 1978 की बात की जाए तो 1978 में मैंने अभी आपको बता रखा है चीन ने जो है मुक्त व्यापार की नीति को खोल दिया, अपना लिया और विश्व व्यापार के साथ शामिल हो गया। चीन के पास जो है विदेशी मुद्रा भी बहुत कम थी, इसलिए उसने जो है बाहर के देशों से सामान मंगाना शुरू कर दिया और घरेलू स्तर पर ही चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन चीन की जो बढ़ती जनसंख्या थी वो भी इसके विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी, जिसके कारण इसने जनसंख्या नियंत्रण कुछ कानून भी बनाए, ठीक है, और इसने अपनी जनसंख्या को काबू कर लिया। बात की जाए भारत की तो भारत ने अभी तक जो है जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून नहीं बनाया, जिसके कारण अभी भारत की जो जनसंख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो भारत भी जो है पहले नंबर पे आ जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा, और ये जो है भारत के लिए काफ़ी सही नहीं है। 1978 में मैंने आपको बताया था चीन में जो है सुधारों की नीति जो है चालू हो जाती है और चीन में मुक्त व्यापार की नीति अपना ली जाती है, जिससे क्या होता है चीन में तेज़ी से विकास होने लगता है। चीन ने जो है आप यहाँ पे देख सकते, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया था। मैंने आपको बता रखा है पिछले चैप्टर में शॉक थेरेपी क्या था। तो शॉक थेरेपी में क्या था, जब जैसे आपने यूएसएसआर में पढ़ा था, यूएसएसआर में क्या था, जब यूएसएसआर जब विघटन होता है तो उस समय बहुत से ऐसे देश होते हैं जो कि यूएसएसआर से टूटते हैंगे और साम्यवादी से वो पूंजीवादी की ओर अग्रसित आगे चलते हैंगे, ठीक है, पूंजीवादियों को अपनाते हैंगे, पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते हैं। तो ऐसे में जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा चरमरा गई थी और तो और उनकी अर्थव्यवस्था के
जो है जो 90% से ज़्यादा जो है शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डूब गए थे। आप जानते हैं शॉक थेरेपी के बारे में। फिर क्या होता है, चीन में जो है 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे शॉक थेरेपी क्या थी। फिर 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया जाता है और चीन ने क्या किया, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि शेज की स्थापना करने लगे। शेज क्या होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जिसमें जो है विदेशी कंपनियों को भारत अपने देश की ओर आकर्षित करने के लिए एक ऐसे क्षेत्र की स्थापना की जाती है जहां पर उद्योगों की स्थापना के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज दी जाती है। चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन के साथ शामिल हो गया और एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया दुनिया के सामने। अब बात करते हैं जो ये चीन में जो सुधार होने लगे तो इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़े, या फिर आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि चीन की जो नई आर्थिक नीति थी उसके परिणाम क्या हुए। तो इसके जो नेगेटिव परिणाम हुए उसको हम समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं हो पाया। ठीक है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको अपनाने से जो चीन में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने आपको बता रखा है जब चीन में साम्यवादी शासन था तो उस समय सभी के पास जो है बिल्कुल सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और बेरोजगारी और रोजगार बिल्कुल मिले हुए थे। लेकिन जैसे ही चीन में पूंजीवादी व्यवस्था आई, चीन ने जब पूंजीवादी नीति को अपनाया तो उससे उसकी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। लोग महिलाओं के रोजगार और काम के जो हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। गांव और शहरों के बीच में जो है आय का अंतर बढ़ने लगा था, यानी अमीर अमीर और होते जा रहे थे, गरीब गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि ये पूंजीवादी सिस्टम है यहाँ पर सबको एक लेके नहीं चला जाता है। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और चीन में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। तो ये था। अब बात करते हैं चीन और भारत के बीच में संबंधों की। तो क्या संबंध है, ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो राजनीतिक संबंधों की बात की जाए तो 1949 में जब चीन में चीनी क्रांति होती है या फिर साम्यवादी दल की और साम्यवादी शासन की स्थापना होती है, तो जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई तो भारत ने भी जो है इसको तुरंत मान्यता दी और चीन के साथ जो है राजनीतिक जो संबंध है उसको स्थापना करने वाला जो है भारत पहला गैर साम्यवादी देश बना था। फिर अब मैं आपको बता दूं पंचशील समझौता क्या था। इसके तहत ये क्या था कि चीन और भारत के रिलेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए पंचशील समझौता किया गया था, जो कि हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। इसमें क्या था, चीन और जो भारत के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, तो उनके बीच में और चीन के जो पीएम थे जो उस समय के जिनका नाम था चाउ एन लाई, इनके बीच में जो एक समझौता होता है जिसपे ये हस्ताक्षर करते हैं। ये क्या था, तो मैं आपको चलो इसके बारे में आगे बताऊंगा। मैं दोनों देशों के बीच में शांति की स्थापना के लिए जो है 5 सिद्धांतों यानी पंचशील जो है दोनों देशों ने सहमति बनाई और तो और इन्होंने हस्ताक्षर किए। ये पंचशील क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है 5 शर्तें रखी गई थी। पहली क्या थी कि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, ठीक है, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे और तो और जिसके भी आंतरिक मामले होंगे उसमें कोई दूसरा देश आके हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपस में जो है आदर की भावना जागृत रहेगी और आपस में जो है संबंध बने रहेंगे, समानता भी होगी इनके बीच में। तो ये था पंचशील समझौते के तहत। अब मैं आपको बताता हूँ चीन और भारत के बीच में रिलेशन किस प्रकार रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप चीन और भारत के रिलेशन की बात करते हैं तो आपको आपके मन में सबसे पहले आता है 1962 का युद्ध, सबसे पहले आपके मन में यही आता है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो क्या हुआ था, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ चीन में जो है जैसे कि भारतीय लोगों को कहा जाता है इंडियंस, ठीक है, ऐसे ही जो पाकिस्तान के लोगों को कहा जाता है पाकिस्तानी नहीं कहा जाता, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। तो ऐसे ही चीन के लोगों को कहा जाता है साइनो। तो जो साइनो इंडियन वॉर थी वो क्या थी, साइनो इंडियन वॉर हुई थी। इसमें क्या था मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो चीन था उसने ये विश्वास दिलाया भारत को कि वो जो है तिब्बत पे कब्जा नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको पंचशील जो योजना समझौता था जो कि चाइना और भारत के बीच में हुआ था, पंचशील समझौता। इसके तहत क्या था, दोनों के बीच में ये समझौता कराया गया था कि आप जो है हमारे जो आपसी मैटर होंगे उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा कोई भी देश, ठीक है। और तो और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होती है कि तो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मामला होता है तो उसमें दोनों देश जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये इसके तहत होता है, इस समझौते के तहत। तो क्या होता है चीन आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो एरिया आएगा आपका, ये तिब्बत है, ठीक है। पहले तिब्बत एक देश था, लेकिन
बात की जाए 1959 की, तो चीन ने जो है इस तिब्बत पे कब्जा कर लेता है और ये चीन भी इसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है, इस पे कब्जा कर लेता है कब, चीन के द्वारा इस पे 1959 में कब्जा कर लिया जाता है। और आप जानते हैं कि जो तिब्बत है वो एक बौद्ध धर्म वाला देश है जो कि लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता है। तो ऐसे में जो आपने नाम सुना होगा दलाई लामा का, ठीक है, तो दलाई लामा जो है ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मैं आपको बता दूं ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। दलाई लामा जो है एक पद का नाम होता है, ठीक है, वहाँ पर जितने भी जो धर्म गुरु होते हैं, बौद्ध धर्म गुरु, उन्हें कहा जाता है दलाई लामा, ठीक है, वो पद को कहा जाता है। तो ऐसे में जब चीन ने 1959 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, जो वहाँ के जो दलाई लामा थे, जो कि तिब्बत के धार्मिक गुरु थे, वो भाग के कहाँ गए, वो आ गए भारत के हिमाचल में आ गए, ठीक है, और वहाँ पर एक धर्मशाला में भारत ने उसे शरण दी। तो यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है कि भारत और चाइना के बीच में वॉर की, जिसे कहा जाता है साइनो इंडियन वॉर कहा जाता है इसे। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। तो इसके जो चाइना है उसकी एक रणनीति होती है, ठीक है, चाइना की हमेशा से यही रणनीति रही है कि वो सबसे पहले दूसरे को जो है किसी और चीज़ में उसे उलझाता है, उसके बाद फिर किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा इस कोरोना टाइम में, तो कोरोना टाइम में चाइना ने क्या किया, सबको कोरोना भेज दिया, ठीक है, सबको कोरोना भेज दिया। उसके बाद उसने जो है अपने ये भारत के जो आपका क्या कहते हैं इसे, चीन ने जो है गलवान घाटी में भी अपना आक्रमण कर दिया था और वहाँ के सैनिकों के साथ भारत की झड़प हो गई थी। ठीक है, तो चीन का यही पैतरा रहा है कि वो सबसे पहले जो है दूसरों को किसी और चीज़ में उलझाता है, उसके बाद फिर किसी दूसरे देश पे या फिर किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। तो ऐसे ही जो है चीन ने भी ऐसे किया। तो चीन का जो मकसद था वो था तिब्बत पर कब्जा करना। इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए क्या किया, इसने जब सोचा कि भाई मुझे तिब्बत पे कब्जा करना है, तो इसके लिए जब जैसे मैं तिब्बत पे कब्जा करूंगा तो भारत जो है ऑटोमेटिकली आएगा तिब्बत की सहायता करने के लिए। क्यों, क्योंकि तिब्बत और भारत के जो रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा बेटर थे। इसलिए जो है चीन को लगा कि अगर मैं तिब्बत पे सीधा कब्जा करता हूँ तो भारत आके उसका सपोर्ट जरूर करेगा। तो इसीलिए जो है चीन ने जो है पंचशील समझौता, जो कि अभी आपने देखा था, उस पर इसने हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे, तो उस समय के जो पीएम थे, जो कि चाइना के पीएम जिनका नाम था चाओ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में पंचशील समझौता होता है। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, जब चीन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया तो इसमें इसने कहा कि जैसे 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो ये चीन, इसका तर्क ये था कि चीन और तिब्बत का ये आपसी मामला आएगा, भारत इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये तिब्बत का जो है क्षेत्रीय अखंडता का मामला आएगा। ठीक है, ये आपसी मामला आएगा, तो युद्ध जो है होगा नहीं इन दोनों के बीच में, चाइना और भारत के बीच में। और तो और ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी कहा गया था इस समझौते के तहत कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कोई भी मामला जाता है तो ये दोनों देश एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए जो है भारत ने उस समय कुछ नहीं कहा। फिर इसने क्या किया, जैसे ही भारत ने इस पर कुछ नहीं कहा तो फिर इसने भारत के जो भारत का ये जो अक्साई चीन हैगा और ये अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा हैगा, इस पर भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बताऊंगा अभी ये सब क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो 1962 में ये जो हुई थी, इसका कारण क्या था। तो जैसे 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद तो जब चीन के द्वारा 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो दलाई लामा होते हैं, जो कि तिब्बत के धर्म गुरु होते हैं, तो वो भाग के आ जाते हैं भारत में। ठीक है, भारत के जो है हिमाचल में वो एक धर्मशाला में अपना शरण लेते हैं और भारत भी इसे शरण दे देता है। तो ऐसे में जो है जो चाइना था, इसका ये एक तरकीब थी। ठीक है, चाइना ये चाहता था कि दलाई लामा यहाँ से भाग के जाए और भारत में शरण ले। ठीक है, और भारत ने भी इसको शरण दी थी, और जो कि भारत की सबसे बड़ी गलती थी। क्या था, जो चाइना ने कहा था कि भाई ये तिब्बत और चाइना का ये आपसी मैटर रहेगा और भारत इसमें इन्वॉल्व हो रहेगा, इसमें बीच में आ रहेगा। तो इसी को जो है इसने गलत समझ लिया। इसी के चक्कर में जो है इसने जो भारत का जो अक्साई चीन वाला, यानी कि ये जो आपका लद्दाख वाला एरिया है, इस पे जो है इसने अपने सैनिक भेज दिए। तो मैं आपको बता दूं उस समय जो 1962 में जो भारत की सबसे बड़ी हार थी, 1962 की हार सबसे बड़ी हार थी, जो कि भारत और चाइना के बीच में हुई थी। और इसमें जो भारत है ये आपका अपना अक्साई चीन वाला जो एरिया था, इससे हार गया था। ठीक है, और चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था। हालांकि मेरे को इस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपके कमेंट आते हैं कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ, तो मैं इस पर ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है,
तो मैं आपको बताता हूँ कि उस समय के हमारे हारने के कारण क्या थे। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, तो वो उस समय जो है नेपाल के दौरे पे गए हुए थे। तो नेपाल के दौरे पे जैसे ही वो गए थे, तो जैसे ही वो काठमांडू में पहुंचे, तो वहाँ की जो मीडिया थी उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आपके जो है क्षेत्र में, आपके भारत में जो है चीन ने कब्जा कर रखा है, ठीक है, चीन वहाँ पर घुस चुका है। तो फिर जब उस समय जवाहरलाल नेहरू से जब ये पूछा गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो मैंने अपने सैनिकों को कह रखा है कि अगर कोई भी बाहरी आता है तो उसको खदेड़ दिया जाए। तो चीन ने जो है इसी का फ़ायदा उठाया और चीन ने जो है इसको युद्ध का जो है आह्वान माना, और चीन ने जो है और तेज़ी से भारत के क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। भारत के लद्दाख वाले हिस्से पे और जो है अरुणाचल प्रदेश के हिस्से पे कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादा ही ये मामला था, ये ज़्यादा बड़ा होते जा रहा था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जब चला गया, तो चीन को जो है काफ़ी हद तक जो है प्रेशर में डाला गया, और तब जाके चीन ने जो है अपना जो ये अरुणाचल प्रदेश से जो सेना थी उसको वापस बुलाया। लेकिन जो चाइना है उसने भारत का ये जो अक्साई चीन वाला जो एरिया आएगा इस पर कब्जा कर लिया था। अब मैं आपको मेन ये बताता हूँ कि भारत उस समय हारा क्यों था, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला कारण था, तो वो था जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है काफ़ी ज़्यादा एज के हो गए थे, ठीक है। उनके जो है रिटायरमेंट की डेट आने वाली थी, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो चुके थे वो एज के, और जो है वो चाहते थे कि वो यूएनओ में जो है उन्हें एक महासचिव का पद मिल जाए, ठीक है। वो क्षेत्रीय संगठन, मैंने आपको बता रखा है जो NAM, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, उनका जो संस्थापक है वो जवाहरलाल नेहरू थे। और वो चाहते थे कि किसी प्रकार के किसी में गुट में ना जाऊं, ना ही मैं USA के गुट में जाऊं और ना ही मैं USSR के गुट में जाऊं, ठीक है। तो इसलिए जो है जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन किया था, और वो चाहते थे कि अगर हमने कोई भी प्रतिक्रिया करी, ठीक है, तो ये जो ये युद्ध था ये बहुत ही बड़ा युद्ध रूप ले लेगा। और भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो नहीं चाहते थे कि ये जो युद्ध है ये बड़ा रूप ले। तो इसीलिए जो है इन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी, और जो चाइना के जो सैनिक है वो आगे आते गए। तो ऐसे में क्या होता है, तो उस समय के जो रक्षा मंत्री थे जिनका नाम था, एक सेकंड, जिनका नाम था VK कृष्णा, ठीक है, ये भी जो है उस समय लंदन में थे। आप देख सकते हैं भारत में जो है उस समय कोई नहीं था। भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो नेपाल के दौरे पे गए थे। जो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जो रक्षा मंत्री थे, सॉरी, जो रक्षा मंत्री थे, यहाँ पर गलती से फॉरेन टाइप हो गया है, जो उस समय के जो रक्षा मंत्री थे वो गए थे, लंदन गए थे, ठीक है। जिसके कारण जो है भारतीय सैनिकों को कुछ भी आदेश नहीं दिया गया था। और तो और जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो ये जो कृष्णन थे, ठीक है, VK कृष्णन थे, इन्होंने जो है नेवी और एयरफोर्स को जो है आदेश नहीं दिया था चीन पे आक्रमण करने के लिए। अगर उस समय इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया होता तो आज जो है ये अक्साई चीन जो है भारत का हिस्सा होता। और मैं आपको बता दूं उस समय की जो हमारी एयरफोर्स थी, जो नेवी थी, वो इतनी बलशाली थी क्योंकि उस समय जो है चाइना के पास नेवी और एयरफोर्स थी ही नहीं। और उसके बाद जो एयरफोर्स थी वो इतने ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं थी कि वो तिब्बत को पार करके आ सके भारत में, क्योंकि तिब्बत जो है काफ़ी ज़्यादा 12,000 के शायद 12,000 फीट ऊंचा आएगा, ठीक है। तो इतने बड़े पठार को ये पार करके जो है चीन के सैनिक आ ही नहीं सकते थे, और भारत के सैनिक जो है आराम से जा सकते थे और चीन को हरा सकते थे। लेकिन जो इस युद्ध को जो है बड़ा ना बनाने के लिए जो इन्होंने कदम उठाया था वो काफ़ी ज़्यादा गलत सिद्ध हुआ, ठीक है, जिसके वजह से हम 1962 के युद्ध में हार गए। और मैं आपको बता दूं जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता रखा है कि जब चीन जो है तिब्बत पे आक्रमण करता है, तो जो दलाई लामा है वो जब भारत में आते हैं तो चीन को जो है इसी का फ़ायदा उठा के चीन ने क्या कहा कि भारत जो है ये जो भारत ने जो पंचशील समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे उसका ये गलत मतलब इसका पालन नहीं कर रहेगा भारत, ठीक है। क्योंकि ये जो तिब्बत और चाइना का ये जो है आपसी मैटर था, ठीक है, ये इसकी अखंडता को लेकर था, आंतरिक मामला था, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये जो समझौता हुआ था इस समय ये कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और ये खुद ही इस समझौते को नहीं मान रहे हैं। इसलिए जो है चीन ने जो है इसी का फ़ायदा उठाते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो ये था इनकी स्टोरी। उसके बाद फिर जो है जो चीन था वो इधर तक भी नहीं रुका, तिब्बत को हथियाने तक भी ये नहीं रुका, और भारत के अक्साई चीन को भी हथियाने तक नहीं रुका। मैं आपको बता दूं भारत के अक्साई चीन तिब्बत को तो हथिया ही लिया था, अरुणाचल प्रदेश इनको क्यों हथिया रहा है, ठीक है। तो यहाँ के जो होते हैं ना जो माओ जेटांग थे, ठीक है, उनका मानना था ये था कि जो अक्साई ये जो लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, लद्दाख वाला नेपाल, ठीक है, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
ये इनके जो है पाम फिंगर रूल इन्होंने दिया था, ठीक है, जिसके तहत इन्होंने क्या कहा था, ये जो हमारा पाम है यानी जो हमारी हथेली हैगी ये हमारा तिब्बत हैगा, ठीक है, जो कि चीन का ही हिस्सा है। और ये जो हमारे जो 5 फिंगर्स हैं जिनमें पहला आएगा आपका अक्साई चीन, दूसरा आएगा नेपाल, तीसरा सिक्किम, चौथा भूटान और पांचवा आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका मानना था, चीन का मानना ये हैगा कि जो 5 फिंगर्स हैं यानी कि 5 ये जो एरिया हैंगे ये चाइना के एरिया हैं और इस पर चाइना का अधिकार है, इसलिए जो है चाइना ने भारत पर आक्रमण किया। तो आपको इनके बीच में जो विवाद था उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं उस समय तो भले ही भारत ये एरिया इस एरिया से हाथ धो बैठा, ठीक है, इस एरिया को छोड़ दिया, इस एरिया से हार गया, लेकिन फिर भी भारत के पास अभी भी एक चांस हैगा। अगर देखो जैसे चीन कहता है कि जो दक्षिण चीन सागर है ये उसका हैगा, अगर ऐसा हम कहने लग जाए ना कि ये पूरा हिंद महासागर हमारा है, तो ऐसे जो है पूरी आधी अर्थव्यवस्था जो है आधे देशों की जो अर्थव्यवस्था है ना वो रुक जाएगी। अगर भारत जो है ना यहीं से अपना ये अंडमान निकोबार है यहीं पर अगर अपने नेवी को खड़ी कर दे और यहाँ से जो माल सप्लाई होता हैगा, जो चाइना का जो तेल आता है वो रुक जाएगा, तो अपने आप ही चाइना को पता चल जाएगा और वो अपने आप ही ये एरिया को छोड़ेगा। तो भारत को ये करना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ ये यहाँ पर एक अंडमान निकोबार के थोड़ा सा और आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक आइसलैंड मिलेगा जिसका नाम है कोको आइसलैंड। तो मैं आपको बता दूँ कोको आइसलैंड के बारे में थोड़ा सा कि जो कोको आइसलैंड था ये भारत का हिस्सा हैगा, ठीक है, भारत का एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय है, ठीक है। तो जैसे अपना ये अंडमान निकोबार है ना वैसे ही कोको आइलैंड्स भी हैगा। तो जब भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब बने थे तो इन्होंने क्या किया, अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन्होंने जो कोको द्वीप था इसको दे दिया म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार को दे दिया। और उस समय जो म्यांमार था वो एक लोकतांत्रिक देश था, ठीक है, और यहाँ पर जो सरकार थी वो थी आंग सान सू की यहाँ पर एक सरकार थी, ठीक है। तो भारत ने लोकतांत्रिक सरकार को ये कोको आइलैंड दिया था, लेकिन जब वहाँ पर सैनिक तख्तापलट हुआ और जब वहाँ पर सैनिक शासन आया तो उसने क्या किया, इसी कोको आइलैंड को जो है चाइना को जो है भाड़े पे दे दिया, ठीक है। अब भारत को जो है मेरे ख्याल से तो भारत को अब मांगना चाहिए अपना कोको द्वीप। क्यों? क्योंकि आप रीज़न समझिए, रीज़न ये है कि जो कोको द्वीप है वो भारत ने एक लोकतांत्रिक सरकार को दिया था, ना कि किसी सैनिक को, ठीक है। तो अगर आपको ये कोको आइलैंड चाहिए तो आपको जो है दोबारा से आंग सान सू की सरकार लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आंग सान सू है वो भारत के साथ है, ठीक है। और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ऐसे में जो है चीन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी खतरा के समान हो सकता है, क्योंकि अगर भारत यहाँ पर अपनी नेवी को लगा दे और यहाँ पर आने जाने वाले जो जहाज आएंगे चाइना के, जो ऐसे कहता है चीन ये दक्षिण चीन सागर हमारा है, ऐसे अगर हम कहने लग जाएं कि ये इंडियन ओशन हमारा है, तो ऐसे में जो चीन की अर्थव्यवस्था है ये 2 दिन में ही टूट जाएगी। आपको ये सब पता होना चाहिए। तो अब चीन और भारत के संबंधों के बीच में अब हम जान लेते हैं थ्योरेटिकल में भी। तो इनको लेके जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद के क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है 1959 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था, ठीक है, और चीन की सीमाओं पर जो है बस्तियां बसाने से दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे वो बिल्कुल बिगड़ गए थे। और भारत ने और चीन ने जब 1962 में भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने के लिए जो आक्रमण किया था भारत पे, उससे जो है इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन खराब हो गए थे। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना, ठीक है, चीन जो है पाकिस्तान को मदद देता हैगा, जिसकी वजह से चीन जो है उसका मकसद यही है कि वो भारत को चारों ओर से घेर ले, ठीक है। तो पाकिस्तान भी अगर चाइना के फेवर में हो जाता है तो अगर कभी चाइना और भारत के बीच में वॉर होता है तो पाकिस्तान भी उस वॉर में आएगा। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है कि जो भारत के द्वारा जो परमाणु का परीक्षण किया जाता है, जो चेकिंग की जाती है उस पर विरोध करता है। जब यूएनओ में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने की बात जब प्रस्ताव भारत ने इसे दिया यूएनओ के पास, तो यूएनओ ने जो है इस पे प्रस्ताव लगाने को कहा, लेकिन जो चाइना था उसने इस प्रस्ताव को जो है निरस्त कर दिया अपने वीटो पावर का प्रयोग करके। क्योंकि मैं आपको बता रखा है कि जो वीटो पावर है वो 5 देशों के पास में है, चाइना के पास में भी वो वीटो पावर है, और इसका प्रयोग करते हुए उसने ये जो जैश ए मोहम्मद है इस पर जो है प्रतिबंध लगाने से, ये जो एक आतंकवादी संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। जो चीन की जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका नाम है OBOR, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है OBOR क्या था, 1 बेल्ट 1 रोड। इसके तहत क्या था, जो चाइना है, एक सेकंड में यहाँ पर डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। जो चाइना है उसकी जो रणनीति है वो ये चाहता है कि
वो चाइना से यानी कि एशिया से होकर सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका तक एक ऐसे मार्ग का, जल मार्ग और स्थल मार्ग का निर्माण करना चाहता है जिसके तहत जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसका विकास हो सके। लेकिन इसी परियोजना से काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद होते हैंगे, ठीक है, भारत और पाकिस्तान और चाइना को लेकर, ठीक है। इसी परियोजना में से एक परियोजना है जिसका नाम है CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इसके तहत क्या था, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, इधर ही बता दे रहा हूँ। तो जो CPEC था, जो एक परियोजना है, ये भी चाइना की एक परियोजना है, जिसके तहत जो है क्या, तो चाइना है वो POK से होकर अपनी एक मार्ग गुजारना चाहता है। क्यों, अभी मैं इसको बताता हूँ। आप जरा इस वर्ल्ड मैप को देखिए, ठीक है। तो चाइना है, उसका जो व्यापार होता है वो इसी रास्ते से होता है, ठीक है। जो भी ऑयल जो सप्लाई होता है वो चाइना का इसी रास्ते से होता है। अगर भविष्य में भारत ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, इस रास्ते पे प्रतिबंध लगा दिया, तो ऐसे में जो चाइना का व्यापार है वो रुक सकता है। तो इसलिए जो चाइना है वो क्या काम करता है, यहाँ का जो एरिया है वो हथियाना चाहता है। अब पाकिस्तान तो उसके फेवर में है ही, ठीक है। तो यहाँ से वो एक जो है CPEC, जो कि एक चाइना की एक परियोजना है, जिसके तहत वो एक बहुत ही बड़े POK से होते हुए एक कॉरिडोर का निर्माण करना चाहता है, जिसके तहत उसका व्यापार जो है वो आसानी से हो सके। तो जो इसमें विवाद बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। क्यों, क्योंकि जो POK है, मैंने आपको बता रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो POK है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं POK। तो POK जो है ये एक विवादित स्थल है। क्यों, क्योंकि भारत कहता है कि ये जो है हमारा हिस्सा है, और आप जानते हैं 1948 की भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसमें भारत ने ये हिस्सा जो है खो बैठा था और पाकिस्तान ने इस हिस्से पे कब्जा कर लिया था। तो मैं इसकी कहानी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जब इन दोनों के बीच में जब ये विवाद हुआ था, तो उसमें जब ये मुद्दा UNO में गया, तो UNO ने यही कहा कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, जो जिसने कब्जा कर लिया वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो उस समय के जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो UNO में जाके बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, ठीक है। तभी ये जो क्षेत्र रहेगा ये भारत का निकल गया, भारत के हाथ से। लेकिन भारत अभी भी कहता है ये भारत का हिस्सा है, और रियलिटी में भी ये है, लेकिन बस पाकिस्तान इस पर कब्जा कर रखा है। तो एक तरह से ये जो POK है ये एक विवादित स्थल है, और इसी विवादित स्थल पर जो है चाइना अपना एक कॉरिडोर स्थापित करना चाहता है, जो कि गलत है। तो आगे देखते हैं। तो ऐसे ही चाइना और भारत के बीच में कई नई घटनाएं भी होते रहते हैं। जैसे कि आपने सुना था 2017 में चाइना ने क्या किया, 2017 में सिक्किम के साथ चीनी सीमा पर भारत और चीन के बीच में जो डोकलाम है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सिक्किम का आएगा, एक एरिया आएगा, ठीक है, भूटान का, सॉरी, भूटान में एक एरिया आएगा, 2017 में हुआ था ये। तो डोकलाम में चीन द्वारा सड़क बनाने का काम शुरू किया गया और भारतीय सैनिक ने इसे रोक दिया। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, और उसके चलते भारत ने यह कदम उठाया था। अब बात करते हैं 2020 वाले की। तो आप जानते हैं 2020 में जो लद्दाख में गलवान घाटी में जो चाइना और भारत के सैनिकों के बीच में जो हाथापाई हुई थी, ये उसका मामला है, ठीक है। विवाद हुआ था जिसमें भारत के जो 20,000 जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे, और ये आज भी इस सीमा को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद है। आप देख सकते हैं ये आपका अक्साई चीन है जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, और ये आपको LOC दिखाई दे रहा है, और यहीं पर है आपका गलवान घाटी। अब बात करते हैं भारत और चाइना के बीच में रिलेशन के बारे में। तो राजनीतिक संबंध को आप देख सकते हैं 1970 के दशक में चाइना के नेतृत्व में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और भारत और चाइना के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें सुधार होता है। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो है चाइना की यात्रा पे जाते हैं, और जिससे जो है इन दोनों देशों के बीच में शांति का माहौल स्थापित होता है। भारत और चाइना दोनों ही देश जो है G20, मैंने आपको बताया G20 की जो है ये सदस्य ही देश हैं। भारत और चाइना दोनों ही देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले ब्रिक्स के सदस्य हैं, ठीक है, जो कि ब्रिक्स के सदस्य हैं, मैंने आपको बता रखा है। अब आर्थिक संबंधों की बात की जाए तो चाइना और भारत के बीच में आर्थिक संबंध किस प्रकार के हैं। तो 21वीं सदी का जो आरंभ में अब तक भारत और चीन के बीच में जो होने वाला व्यापार है वो $3 बिलियन से बढ़कर जो है आज लगभग में 100 बिलियन, ठीक है, जो कि उस समय के जो है 32 गुने से भी अधिक है। 2019 में भारत और चीन के बीच में जो व्यापार हुआ था वो $92.68 बिलियन का हुआ था। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में व्यापार को लेकर कितना ज़्यादा आगे आएंगे ये दोनों देश। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारतीय कंपनियों ने
चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी और उच्च प्रौद्योगिकी में भारत चाइना सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी प्रिपेयर किए हैं मैंने ये पॉइंट। पीपल टू पीपल, ठीक है, इसमें क्या था, दोनों देशों के कला, ठीक है, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म, टेलीविजन, इन और खेल, युवा, पर्यटन, इन सब के बीच में जो है आदान प्रदान और सहयोग को विकसित करना इसका उद्देश्य था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप जो है जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।